वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने करना है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 7.2 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 से 14 तक आ रहे हैं और टॉपिक इसके अंदर आ रहा है ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को जैसे एक्सरसाइज जो थी हमारे पास 6 चैप्टर के अंदर भी आ रही थी, 5 चैप्टर के अंदर भी आ रही थी, जिसमें आप लोगों ने डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस करना था, चैप्टर नंबर 5 में था। और अगर किसी स्टूडेंट का वो कंसेप्ट अभी भी वीक है, तो अगर वो एक्सरसाइज 7.2 की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेता है ना, तो इसका मतलब उसका डायगोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता, काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात करते हैं अपने टॉपिक की। क्वेश्चन 7 से 14 तक सेम क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें बंदा कहता है कि फाइंड अ मैट्रिक्स पी डैट ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज ए एंड डिटरमिन पी इनवर्स ए पी। अब यहाँ पे एक वर्ड ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बेसिस तक तो सेम प्रोसेस वही रहेगा जो हम लोग 5 चैप्टर के अंदर यूज़ करते थे। थोड़ा सा यहाँ पे ये यहाँ जब हम उन बेसिस को फिर हम लोगों ने ऑर्थोगोनल बेसिस में चेंज करने के बाद जो डायगोनलाइजेशन प्रूफ करनी है उसको कहेंगे ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेस ए। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये ए मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोगों ने इसके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, ए माइनस लैम्डा आई। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक जो इक्वेशन बनती थी ना, वो उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था, ए माइनस लैम्डा आई का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेके उसको इक्वल टू क्या करना होता है, पुट जीरो का करना होता है आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए माइनस लैम्डा आई बना लेते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ों को मजीद प्रोसीड करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ए का मैट्रिक्स लिखा, माइनस लैम्डा लिखा, आई का मतलब है आइडेंटी मैट्रिक्स। सेम उसी ऑर्डर का आइडेंटी मैट्रिक्स लेने जिस ऑर्डर का आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन होगा। तो ये हमें 2/2 का है, मतलब 2 रोज और 2 ही कॉलम इसके अंदर मौजूद है, तो उसी का हम लोगों ने एक आइडेंटी मैट्रिक्स ले लिया। क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को माइनस करेंगे। इधर अगर लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये माइनस लैम्डा बन जाएगा, 6 माइनस लैम्डा आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई, वैसे ही टर्म 0 के आपके पास सिर्फ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा। सेम ऐसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ से 0 से लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी और 7 माइनस के आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। ए माइनस लैम्डा को हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आपके पास फॉर्म ये बन जाती है। फिर हम लोगों ने क्या बनानी, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इस मैट्रिक्स को ले लेना है और डिटर्मिनेंट के लिए आप लोगों ने याद रखना है हमेशा पहले लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लिकेशन और लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से पहले एरो आएगा, फिर इस तरह से जाएगा अपवर्ड, फिर उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाएगा। तो पहले 6 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन आएगा और उसके बाद हम लोगों ने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ऑर्डर फॉर्म की ये बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा प्लस 30 आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों का काम ये स्टार्ट होगा कि हम लोगों ने ये जो ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट आया होगा, इसको इक्वल टू हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 0 पुट करना है। जब हम लोग इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स निकलेंगे। पहले तो मैंने इस पर मिड टर्म ब्रेक लगा दी है। मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे तो ये मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले क्वेश्चन को क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। जो नंबर बनता है उसको हम लोगों ने मिड में ब्रेक करके लिखना होता है। जैसे फर्स्ट लैम्डा स्क्वायर का क्वेश्चन 1 आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है 30 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 30। अब 30 को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस माइनस करने से इसकी सेंटर वाली टर्म बन जाए। जैसे अगर मैं 10 3 का क्या कर देती हूँ, 30 कर देती हूँ, 10 में 3 ऐड करें तो 13 भी बन जाता है और मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 30 भी बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इनके पेयर बना के इस तरह से मेरे पास फैक्टर बने, इसके लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 3, यहाँ से दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी। अब ईच आइगन वैल्यूज के लिए हम लोगों ने क्या निकालना है, एक वेक्टर फाइंड करना है। नाउ फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू 10, पहली वैल्यू हम लोगों ने लैम्डा इज इक्वल टू 10 वाली ले लिया और मेरे पास जो ए माइनस लैम्डा आई की ये फॉर्म बनी हुई थी ना, ये वाली फॉर्म, इससे मैं अब इसको वेक्टर निकालना बेसिस निकालने लगी हूँ, ठीक है। बेसिस निकालने के लिए फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, ए माइनस लैम्डा आई का हम लोगों ने प्रोडक्ट करवाना है एक्स वेक्टर के साथ और इक्वल टू 0 वेक्टर के साथ रख के यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, बेसिस फाइंड करनी है। तो ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास ये बना हुआ पड़ा है, ठीक है। एक्स वेक्टर बनाएंगे और इक्वल टू 0 वेक्टर के लिख देंगे इसको। तो पहले मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल ए माइनस लैम्डा आई की जो मेरे पास फॉर्म बनी हुई थी ना, इसके अंदर पहले मैंने लैम्डा की वैल्यू को क्या किया, इंसर्ट करवा दिया है। तो लैम्डा हम लोगों ने 10 चूज़ किया, तो जहाँ जहाँ लैम्डा नजर आ रहा है मैंने 10 को पुट किया और मेरे पास
सिंप्लीफाई होने के बाद ये वाला मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, अब मैंने ये वाला फॉर्म लगाई ए माइनस लैम्डा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बेसिस निकालने के लिए। यहाँ से क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा की फॉर्म एक्स वेक्टर की जगह आप देखें x1 और x2 दो अननोन इसके अंदर है, तो दोनों को हम लोगों ने कर लिया, लिख लिया इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर हम लोगों ने एक साथ ले लेना है, जीरो मैट्रिक्स जिसके जीरो आइडेंटिटीज होंगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से बनाना है सिस्टम। सिस्टम किस तरह से बनाते हैं, पहली एंट्री को पहले से और फिर सेकंड एंट्री को सेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4x1 2x स्क्वायर रूट ऑफ 3x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर इस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को x1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेंटर में इस दफ़ा इनके साथ माइनस का साइन आ रहा है तो उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x2, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब यहाँ से मेरे बेटा आपके लोगों की अपनी मर्जी, कुछ स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है रो रिड्यूस एचुलन फॉर्म बनाने के लिए, रेड्यूस एचुलन फॉर्म या एचुलन फॉर्म बना के वो इसका क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। मज़ीद उससे भी आसान चीज़ ये है कि आप लोग सिस्टम बनाने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप लोग अपनी वैल्यूज़ निकालें। मेन अब आपका टारगेट ये है कि आपने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट सेम करने वाले मेथड से किया है। अब ये मेरे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x1 था, ये 4x1 है, तो मतलब दोनों को कोएफिशिएंट किसी तरीके सेम करने थे मुझे। पहले तो बाद मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को 2 पे, जब इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड किया तो ये फॉर्म बन गई -2x1 प्लस स्क्वायर रूट 3x2 इज इक्वल टू 0। मज़ीद अभी भी किस चीज़ की कमी की, अगर मेरे पास सिस्टम के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वाली और ये वाली इक्वेशन सेम हो गया आपस में, अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इजीली मेरे पास एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन 3 की जो मेरी बनी थी इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो ये नई फॉर्म इक्वेशन 4 की बन गई है। अब मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन 2 और 4 को, इक्वेशन 2 और 4 को जब ऐड करते हैं तो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म सेम हो गई है, हमारे पास पूरी की पूरा जो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस बन गया है। मतलब इस तरह का जब आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा ना, फिर आप लोगों ने क्या किया करना है, इन जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना करेगी ना, उन दोनों में से किसी एक में से एक अननोन की वैल्यू को क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना, और वो निकलेगा इन टर्म्स ऑफ द सेकंड वेरिएबल। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो पॉज करके साथ साथ स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आया आप लोगों के भी यही आंसर आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 को लिया और इस इक्वेशन 1 से x1 को एक साइड पे रहने दिया और x2 को दूसरी साइड पे ले गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास x2 की तो वैल्यू निकली ही नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक पूरी रो जीरो हो चुकी है, तो इसलिए मुझे नए पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो मैंने x2 को सपोज कर लिया कि वो t के इक्वल है। अगर मैं इस x2 की जगह t की वैल्यू पुट करती हूँ तो x1 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3t और x2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी सपोज की है t है, तो मतलब दोनों वेरिएबल के आंसर आ गए। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी केसेस का निकल सका, यूनिक सोल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन ही है वैसे। अब हमारे पास x वेक्टर क्या निकला, x1 x2 इज इक्वल, दोनों में से t को मैं कॉमन ले लूँ तो ऊपर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और इधर रह जाएगा 1। तो मतलब मेरे पास ये जो हमारे पास फाइनल वेक्टर निकला है ना, ये बेसिकली मेरी पहली बेस निकल आई है। ठीक है, पहले बेसिस फाइंड करने का पहला वेक्टर आ गया है, इसको हम लोगों ने u1 का नाम दे दे रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कहा हुआ है कि एक आप लोगों ने p जो है मैट्रिक्स फाइंड करना है जो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइज करता हुआ है a को। तो p मैट्रिक्स बनेगा कैसे, वो इसी तरह बनेगा जैसे ये पहला मेरे पास एक वेक्टर उस p मैट्रिक्स के पहला कॉलम आ चुका हुआ है। अब मेरे पास दूसरी अगेन वाली थी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 था। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 वाले केस को डिस्कस करते हैं। सेम वैसे मैंने ए माइनस लैम्डा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 वाला केस बना लिया। मेरे पास ए माइनस लैम्डा का जो हमारे पास मैट्रिक्स बना उसको पुट किया, x1 x2 दो अननोन है इसके अंदर, एक्स वेक्टर के अंदर लिए और 0 0 का हम लोगों ने एक कॉलम मैट्रिक्स ले लिया है। अब हम लोग सेम उसी मेथड से इधर से भी क्या बना लेंगे, सिस्टम बना लेंगे। सिस्टम जब मैंने बनाया तो ये मेरे पास इस तरह से दो इक्वेशंस आ गए। इन दोनों इक्वेशंस को भी मैंने कोएफिशिएंट सेम करने वाले मेथड से किया है। मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 2 को डिवाइड इक्वेशन 2/2 इसको 2 से पहले डिवाइड करवा दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 से करवा दिया। तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वेशन 3 ये बन गई है। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 के अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो यहाँ से फिर से वही सिचुएशन बन गई कि पूरी की पूरी एक रो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अगर आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के भी सॉल्व करेंगे ना तो उसमें भी क्या होगा, एक पूरी रो 0 हो जाएगी, जिससे फिर हमारे पास मतलब एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आंसर दे रहा होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों में से पहले इक्वेशन में से मैंने क्या किया, x1 को सेपरेट कर लिया। ये जो मेरे पास x1 आया ये इन टर्म्स ऑफ x2 आ गया। तो यहाँ पर मैंने x2 को दोबारा से क्या किया है, t सपोज कर लिया है, नए पैरामीटर के इक्वल इंट्रोड्यूस करवा लिया है। तो नए पैरामीटर जब मैंने x2 को इक्वल रखा है ना, तो मैं अब x1 मेरा आता -2 ओवर स्क्वायर रूट x2 की जगह मैंने t पुट कर दिया। दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आ चुकी। तो मेरे पास सेकंड जो बेसिस का एक और वेक्टर जो मेरे पास बना है वो बना है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1, क्योंकि मैंने इन दोनों में से t कॉमन ले लिया है। इसको मैंने u2 वेक्टर का नाम दे दिया है। अब फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस। ये बेसिस तो आ गई हैं लेकिन इनको ऑर्थोगोनल बेसिस
बनाने के लिए हमें Q1 और Q2 कैलकुलेट करना होंगे। Q1 और Q2 के हमारे पास जो, अगर आप लोगों ने 6 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हुई तो मेरे बेटा प्ले लिस्ट में जाके 6 चैप्टर की ज़रूर वीडियोस देखिए, खासतौर पे 6.3 की, जिसके अंदर आप लोगों ने ऑर्थोगोनल बेसिस बनाना सीखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से Q1 हमारे पास V1 ओवर V1 का मैग्नीट्यूड है, Q2 हमारे पास V2 वेक्टर और V2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, सॉरी इसको बोलते हैं नॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, V1 का फॉर्मूला होता है = U1, मतलब नई जो हम लोगों ने ऑर्थोगोनल बेस बनानी है उसको हम लोगों ने V1 का नाम दिया, इसको = U1 रख लेना है। अब आपका काम ये होगा कि U1 कहेंगे किसको, U1 हम आप लोग उसको कह रहे होंगे जो आपके पास सबसे पहले जो सिस्टम को सॉल्व करके लैम्डा = 10 के लिए एक वेक्टर बना था, वो आप लोगों के पास ये बना था √3/2 और 1। ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये निकला है, तो इसको मैंने इसको U1 के इक्वल रख दिया, मतलब वो मैंने U1 की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी। V2 निकालने का फॉर्मूला ये होता है U2 - U2 V1 का इनर प्रोडक्ट ओवर V1 की नॉर्म का स्क्वायर और साथ V1 वेक्टर को मल्टीप्लाई। अच्छा बेटे जी, फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। U2 की वैल्यू भी हमारे पास ये मौजूद है, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से मैंने लिख लिया है। उसके बाद U2 और V1 का मैंने क्या किया, इनर प्रोडक्ट लिया, U2 और V1 के इनर प्रोडक्ट लेंगे, U2 की वैल्यू इंसर्ट किया और V1 हमारे पास U1 की वैल्यू को इक्वल था, जो कि हमारे पास √3/2 और 1 था। इनर प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवा के सेंटर में प्लस का साइन यूज़ करते हैं, सेकंड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास ओवरऑल इनर प्रोडक्ट इसका क्या आ गया, 0। मुझे V1 वेक्टर का क्या चाहिए था, नॉर्म, और उसका स्केल चाहिए था। मैंने V1 वेक्टर के नॉर्म फाइंड किया, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर इसकी ईच जो आपके पास एंट्री आ रही होती है ना, उसको आप लोगों ने स्केल ले लेना है। तो V1 हमारे पास ये इसका और इसका स्केल लेके सेंटर में प्लस का साइन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर √7/4 आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्या, यहाँ पे स्क्वायर यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर रूट करके आपके पास 7/4 आ जाएगा। तो ये मैंने ईच वैल्यूज यहाँ जहाँ बनती थी वो इंसर्ट करने के बाद आपके पास V2 जो वेक्टर निकला है -2 और √3 और 1 निकला है। जैसे ही हमारे पास V1 और V2 बन जाएंगे तब हम लोगों ने क्या करना है, Q1 और Q2 कैलकुलेट करना है ऑर्थोगोनल बेसिस के केस में, जो आप लोगों को डायगोनलाइज करते होंगे A को। अब Q1 और Q2 को कैलकुलेट करते हैं। Q1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V1 ओवर V1 के नॉर्म, मैंने V1 का वेक्टर लिखा है और V1 की नॉर्म हम लोगों ने अभी फाइंड की थी। ये जो अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर V1 की नॉर्म फाइंड करते हुए ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया है, वहीं पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट की थी। ईच वैल्यू के नीचे इसको क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल जो पहली ऑर्थोगोनल बेस निकलेगी वो ये आ जाएगी। फिर Q2 के फाइंड करने के V2 और V2 का नॉर्म, अब V2 का नॉर्म मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, V2 वेक्टर की जो वैल्यूज थी उनको स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लिया और सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ गया। अब V2 वेक्टर को उसकी नॉर्म पे मैंने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दूसरी ऑर्थोगोनल बेस ये बनेगी। अब ये जो आपके पास ये वाली दोनों ऑर्थोगोनल बेसिस बनी है, इनका आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको आप लोग P मैट्रिक्स कहेंगे, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों ने एक क्या करना है, P मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करेगा A को। जैसे ही हमारे पास P आ जाएगा फिर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, P इनवर्स A और P कैलकुलेट करना है। ठीक है, P इनवर्स A P के लिए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ P ओवर P का डिटर्मिनेंट। पहले मैंने एडजॉइंट लिया उस मैट्रिक्स का, किस मैट्रिक्स का, जो हम लोगों के पास P मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल बेसिस से बना है। ठीक है, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने के बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, P इनवर्स के, अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ही 1 आ रहा था, तो इसका मतलब जो इसका एडजॉइंट होगा वही P इनवर्स का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने चेक करना है कि P इनवर्स A और P की हम लोगों ने क्या करनी है, प्रोडक्ट लेना है। तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स बनना चाहिए जो कि डायगोनलाइज हो। डायगोनलाइज का मतलब सिर्फ उसकी डायगोनल एंट्रीज हो और वो भी वो हो जो हमारे पास लैम्डास की वैल्यूज निकली होती है, बाकी एंट्रीज 0 हो। तो यहाँ से मैंने इन तीनों मैट्रिक्स का क्या करवाया, प्रोडक्ट करवाया। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाले से लिया। वही प्रोसेस करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह सॉल्व करते जाना है। और फाइनली आप लोगों के पास एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज वही होंगी जो आप लोगों के पास आइगन वैल्यूज आई होंगी। लैम्डा एक 10 था और एक लैम्डा 3 था, और बाकी जो एंट्रीज आई होंगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम लोगों ने एक P मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है जो कि डायगोनलाइज करता है A मैट्रिक्स को। होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी।